हेलो बच्चों, कैसे हो? आज हम लोग अगला लेक्चर शुरू करेंगे सेल के ऊपर। इसके पहले हम लोग पढ़े हुए थे रॉबर्ट हुक के बारे में कि रॉबर्ट हुक ने डेड सेल का डिस्कवर किया था, जो प्लांट्स का एक भाग होता है जिसको हम लोग कॉर्क कहते हैं। ठीक है, आज देखते हैं रॉबर्ट हुक के बाद एक साइंटिस्ट है जिनका नाम था ल्यूवेन हुक, एंटोनी वान ल्यूवेन, एंटोन वान ल्यूवेन हुक। उसके बाद यह एक साइंटिस्ट है जिन्होंने एक माइक्रोस्कोप, है ना, तो माइक्रोस्कोप बनाया और उस माइक्रोस्कोप से उन्होंने फ्री लिविंग, है ना, यानी फ्री लिविंग जो बैक्टीरिया था उसके अंदर सेल को देखा। कौन? एंटोनी वान ल्यूवेन हुक। क्योंकि हम लोग जानते हैं कि जब भी कोई भी एक काम होता है तो उस काम, कोई व्यक्ति अगर एक काम को कर रहा है तो उसको देखकर, है ना, बहुत सारे लोग उनके पीछे पड़ जाते हैं कि आखिर यह उन्होंने डिस्कवर किया और इसके बारे में देखा जाए, क्या ना, उसके बारे में क्या क्या जानकारी मिलती है हम लोग, है ना। तो एक साइंटिस्ट आए, क्या नाम था उनका? एंटोनी वान ल्यूवेन हुक। इन्होंने क्या किया, माइक्रोस्कोप में ही उन्होंने फ्री, है ना, माइक्रोस्कोप में फ्री सेल इन द फॉर्म ऑफ बैक्टीरिया, है ना, फ्री सेल इन द फॉर्म ऑफ बैक्टीरिया, बैक्टीरिया के अंदर उन्होंने क्या किया, सेल को देखा। है ऐसे भाई माइक्रोस्कोप आपने देखा उन्होंने। तो एंटोन वान ल्यूवेन हुक मेड and improved माइक्रोस्कोप, है ना, काफी एक माइक्रोस्कोप उन्होंने इम्प्रूव किया, देखा। तो क्या देखा भाई कि बैक्टीरिया के अंदर उन्होंने क्या किया, सेल को देखा। किस आधार पर? रॉबर्ट हुक के आधार पर, क्योंकि रॉबर्ट हुक ने ही बताया था, है ना, कि जो सेल होते हैं उनका जो स्ट्रक्चर होता है वह हेक्सागोनल स्ट्रक्चर का होता है, एज लाइक ए हनी कम। तो उन्होंने बैक्टीरिया के अंदर वैसे ही स्ट्रक्चर को उन्होंने देखा, जिसको उन्होंने नाम का दिया सेल। तो उस समय यह क्लियर हो गया था कि जितने भी लिविंग बींग्स है ना, प्लांट्स हो, क्योंकि उन्होंने प्लांट्स में देखा, है ना, कि प्लांट्स जो है या जो एनिमल्स है ना, इस सभी के अंदर, है ना, सेल पाए जाते हैं। यानी जितने भी ऑर्गेनिज्म है ना, सब प्लांट्स और एनिमल्स, है ना, सभी के शरीर का निर्माण, बॉडी का निर्माण किस चीज से मिलकर हुआ है? सेल से मिलकर हुआ है। और सेल के अंदर, है ना, जितने भी फंक्शन, बायोलॉजिकल फंक्शन होते हैं, जैसे डाइजेशन, एक्सक्रिएशन, रेस्पिरेशन, सब चीज होता है, सभी फंक्शन इसके अंदर होता है, इस तरह हम लोग के शरीर के अंदर होता है। ठीक है ना। तो उन्होंने क्या किया, कब किया था उन्होंने जब इसका डिस्कवर किया 1674 में। कब किया उन्होंने? 1674 में। क्या देखा? बैक्टीरिया के अंदर, यानी यह कह सकते हैं कि लिविंग सेल का डिस्कवर, याद रखो यहाँ पर, लिविंग सेल का डिस्कवर कौन किए? एंटोनी वान ल्यूवेन हुक। लेकिन श्रेय जो जाता है, ओनली जो सेल का डिस्कवर का जो श्रेय जाता है वो किस पर जाता है? रॉबर्ट हुक पर जाता है, क्योंकि उन्होंने ही सबसे पहले इसकी शुरुआत की। और जो सबसे पहले जो काम को करता है ना, उसी का सबसे पहले उसका नाम होता है। इसलिए फादर ऑफ सेल हम लोग सिर्फ रॉबर्ट हुक को कहते हैं, एंटोनी वान ल्यूवेन हुक को हम लोग नहीं कहते हैं, क्योंकि उन्होंने सबसे पहले सेल के बारे में बहुत सारी ऐसी जो बातें थी उन्होंने सिर्फ बताया। इन्होंने बताया कि सिर्फ प्लांट सेल, प्लांट सेल के जो था, प्लांट सेल के बाद जो वाल, जो मेम्ब्रेन थे, बाहरी जो वाल था, है ना, उन्होंने, लेकिन इसके अंदर, सेल के अंदर, है ना, कौन कौन से ऑर्गेनिल होते हैं, सेल के अंदर फंक्शन किस प्रकार होता है, इसके बारे में रॉबर्ट हुक ने कुछ नहीं बताया था। आगे देखते हैं हम।
समझ गए हम लोग, है ना। एंटोनी मालिनो के बारे में कि भाई बैक्टीरिया के अंदर सेल को देखा था। एंटोनी मालिनो क्या किए थे बात, है ना। एंटोनी मालिनो ही डिस्कवर किए थे किसका, स्पर्म, स्पर्म का डिस्कवर किए थे। किसमें भाई भाई, तो ये डॉग में, रैबिट में, है ना, ये सब का किए स्पर्म का डिस्कवर रवि एंटोनी मालिनो को ही जाता है ना। ये तो सेल का डिस्कवर किया, सेल के बाद भी स्पर्म का जो डिस्कवर हुआ वो कौन किए, और एंटोनी मालिनो किए, है ना। तो एंटोनी वान लीवेनहुक also discover sperm in, किसमें स्पर्म किए थे भाई, ह्यूमन, डॉग, है ना, रैबिट के बारे में एंटोनी वान लीवेनहुक ने बताया, है ना। स्पर्म के बारे में डिस्क्राइब किया था, डिस्कवर किया था, देखा था, है ना, और उसको डिस्क्राइब किया था। ठीक है, तो आगे देखते हैं हम बच्चों, सभी चीज को ये सब नोट करते हुए चले जाइए, है ना। अब हम लोग देखते हैं, है ना, शेप ऑफ द सेल, देखते हैं हम शेप ऑफ सेल, है ना। सेल का शेप क्या होता है, देखो बच्चों, सेल का जो शेप होता है वह फिक्स नहीं होता है। शरीर के अंदर पढ़े हुए थे अबाउट 200 काइंड्स ऑफ सेल होता है ना, और सभी सेलों का जो शेप होता है वो डिफरेंट होता है, एक जैसा शेप नहीं होता है ना। कौन कौन से होता है, कुछ राउंड होते हैं, स्फेरिकल, पॉलीगोनल शेप के होते हैं, है ना। तो देखते हैं कौन कौन से सेल और किस प्रकार के ऑर्गेनिज्म पाए जाते हैं। पहला जो शेप होता है वह शेप होता है राउंड, दूसरा होता है पॉलीगोनल, कुछ होता है पॉइंटेड होता है, कुछ इरेगुलर होता है, कुछ रेक्टेंगल होता है, रेक्टेंगुलर शेप, इतने टाइप के शेप होते हैं, और भी शेप होता है। तो ये सभी जो शेप है ना, ये सभी ऑर्गेनिज्म में होता है ना। तो ये शेप सिर्फ हम सेल की बात कर रहे है ना। अलग अलग प्रकार के, जैसे नर्व सेल के बारे में सुने होंगे, पढ़ेंगे अब नर्व सेल, न्यूरॉन्स के बारे में किस प्रकार का होता है ना। तो इतने टाइप के क्या होते हैं, शेप सामान्यतः पाए जाते हैं। राउंड और स्फेरिकल की बात करें हम, चलो यहाँ पर स्फेरिकल भी देख लेते हैं। स्फेरिकल शेप, है ना। राउंड और स्फेरिकल शेप को देखा जाए तो समानतः ये सब जो शेप होते हैं आरबीसी में पाया जाता है। आरबीसी क्या होता है, इसको हम रेड ब्लड सेल कहते हैं, आरबीसी रेड ब्लड सेल कहता है, या इसको इराइथ्रोसाइट के भी नाम से जानते हैं, इराइथ्रोसाइट। याद रखो, आरबीसी इज ऑल्सो नोन एज इराइथ्रोसाइट, है ना, या रेड ब्लड सेल इज ऑल्सो नोन एज इराइथ्रोसाइट। इसको इराइथ्रोसाइट के भी नाम से हम लोग जानते हैं। किसको, इरेगुलर शेप की बात करें तो इरेगुलर शेप में देखा जाता है एमोइबा जो ऑर्गेनिज्म होता है, ओमेबा जो सेल होता है वो कैसा होता है, इरेगुलर होता है ना। रेक्टेंगुलर देखा जाए तो मेसोफिल जो सेल होता है वो कैसा होता है, रेक्टेंगुलर होता है। ये सब सेल डिफरेंट टाइप्स के, है ना, ऑर्गेनिज्म में डिफरेंट टाइप्स के सेल पाए जाते हैं, है ना। ऐसा नहीं हो कि सिर्फ जो पॉइंटेड सेल हो या पॉलीगोनल हो या राउंड हो या इरेगुलर हो, है ना। सभी ऑर्गेनिज्म में इरेगुलर ही पाया जाए ऐसा नहीं, क्यों, तो देखा ना, एक से अधिक भी सेल के शरीर के सेल अंदर सेल होता है, तो जितने भी टाइप के सेल होंगे सबका शेप कुछ ना कुछ अलग होगा। ठीक है, इसको नोट कर दीजिएगा।
आगे देखेंगे हम लोग, यह जो शेप होता है ना, सेल का, यह शेप सेल का बदलता कैसे है, किस कारण से यह शेप बदलता है। तो फैक्टर देखेंगे, फैक्टर ऑन व्हिच शेप ऑफ द सेल डिपेंड्स। फैक्टर ऑन व्हिच देखेंगे हम लोग, फैक्टर ऑन व्हिच सेल ऑफ द शेप डिपेंड्स, है ना। अब देखेंगे कौन से ऐसे फैक्टर है, कौन से ऐसे फैक्टर है जिस पर सेल का जो शेप होता है वह डिपेंड करता है। क्योंकि सेल नहीं पड़े ना, सेल का सबका जो शेप होता है वह डिफरेंट अलग अलग प्रकार के शेप में पाया जाता है। तब देखते हैं कि कौन कौन से ऐसे फैक्टर होता है ना। पहला फैक्टर जो होता है उसको हम लोग कहते हैं फंक्शनल एडेप्टेशन। फंक्शनल एडेप्टेशन, फंक्शनल एडेप्टेशन। और दूसरा जो होता है वह होता है विस्कोसिटी, विस्कोसिटी ऑफ द प्रोटोप्लाज्म, विस्कोसिटी ऑफ द प्रोटोप्लाज्म। अब ये प्रोटोप्लाज्म क्या है, प्रोटोप्लाज्म में तो हम लोग देखे नहीं है। चलो मान लिया छोटा सा एग्जाम्पल देते हैं, जैसे कि मान लीजिए कि यह जो हुआ इस सेल हो गया, डिफरेंट टाइप्स के सेल, मान लीजिए कि सेल है ना। सेल के अंदर न्यूक्लियस होता है, चलो मान लो कि न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस। इसके ऊपर भी क्या होता है, मेम्ब्रेन, मेम्ब्रेन होता है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन होता है। पढ़ेंगे सब बारे में एक एक करके डिस्क्राइब करेंगे, अभी सिंपल से बात करेंगे। तो सेल के अंदर जितने भी लिविंग सब्सटेंस होते हैं, ध्यान समझिए, सेल के अंदर जितने भी लिविंग सब्सटेंस होते हैं उस सभी को हम लोग प्रोटोप्लाज्म कहते हैं, प्रोटोप्लाज्म कहते हैं। एक साइंटिस्ट है जिनका नाम था जेई पुरकिंजे, क्या नाम था, जेई पुरकिंजे। उन्होंने ही, देखो अलग अलग प्रकार के साइंटिस्ट आए, इसका नाम अलग अलग देते हुए चले गए, है ना। तो जेई पुरकिंजे थे, है ना, उन्होंने बताया कि सेल मेम्ब्रेन के अंदर, सेल मेम्ब्रेन, है ना, और यानी सेल मेम्ब्रेन के पास का यह जो लिक्विड सब्सटेंस होता है, अभी थोड़ा सा समझ जाइए, इसको हम लोग साइटोप्लाज्म कहता है, और यह जो होता है उसको न्यूक्लियस कहता है, न्यूक्लियस कहता है। तो साइटोप्लाज्म और न्यूक्लियस, ध्यान दीजिए आप, साइटोप्लाज्म और न्यूक्लियस, साइटोप्लाज्म और ये न्यूक्लियस, ये जो हुआ दोनों का कॉम्बिनेशन, उसी को हम लोग प्रोटोप्लाज्म कहते हैं। फिर से समझिए, सेल मेम्ब्रेन के अंदर, है ना, न्यूक्लियस और उसके बीच में जो जेली लाइक सब्सटेंस होता है उस सभी को हम क्या कहते हैं, प्रोटोप्लाज्म के नाम से जानते हैं। तो जेई पुरकिंजे गेव द टर्म प्रोटोप्लाज्म कहते हैं, लिविंग जो सब्सटेंस होता है ना। इस प्रोटोप्लाज्म के अंदर, है ना, बहुत सारे इसके अंदर सब्सटेंस पाया जाता है। कौन कौन से होता है, तो इसके अंदर, है ना, इस प्रोटोप्लाज्म की बात हम लोग कर रहे हैं, कर सकते हैं हम लोग प्रोटोप्लाज्म कंटेन मेनी सब्सटेंस कंटेन करता है। कौन से भाई, तो वाटर भी पाया जाता है इसके साथ, क्या होगा इसके अंदर, फैट भी होता है, इसके अंदर क्या होता है, डीएनए होता है, उसका क्या होता है, आरएनए होता है ना। ये सभी चीज किसके अंदर पाया जाता है, ये प्रोटोप्लाज्म के अंदर पाया जाता है। कौन सा प्रोटोप्लाज्म, जो सेल के अंदर पाया जाता है ना। कुछ आरएनए के बाद भी कुछ प्रोटीन की भी मात्रा, प्रोटीन भी पाया जाता है भाई, प्रोटीन भी होता है, प्रोटीन भी होता है। ये सभी चीज किसके अंदर होता है, इसी के अंदर होता है। तो जो भी सब्सटेंस, लिविंग सब्सटेंस सेल के अंदर होता है, प्रोटोप्लाज्म और न्यूक्लियस, प्रोटोप्लाज्म सॉरी साइटोप्लाज्म और न्यूक्लियस जो होता है इसी को हम प्रोटोप्लाज्म कहते हैं। ठीक है ना, यहाँ तक समझ गए आप। प्रोटोप्लाज्म के अंदर क्या है, मेनी सब्सटेंस कंटेन करता है, वाटर, फैट, डीएनए, आरएनए, प्रोटीन, ये सभी किसके अंदर होता है, प्रोटोप्लाज्म के अंदर है। एक लाइन इसके अंदर लिख लेता हूँ, इसको नोट कर लीजिएगा, है ना। कौन कौन से फैक्टर का फंक्शनल एडेप्टेशन होता है, और विस्कोसिटी ऑफ क्या होगा, प्रोटोप्लाज्म, है ना। ये दो ऐसे फैक्टर होते हैं जिस पर क्या होता है, सेल का शेप डिपेंड करता है, सेल का शेप डिपेंड करता है। ठीक है ना, इसको नोट कर लीजिए। आगे देखिएगा, इसके बारे में हम देखते हैं थोड़ा सा,
है ना, कौन कौन से टर्म हुआ क्या हुआ, है ना। तो एक साइंटिस्ट का नाम इसको डाल दिए ना, है ना, जेई पुरकिंजे, जेई पुरकिंजे, है ना, जेई पुरकिंजे gave the term प्रोटोप्लाज्म, है ना, फॉर लिविंग फ्लूइड, फॉर लिविंग फ्लूइड, है ना। जे पुरकिंजे गेव द टर्म प्रोटोप्लाज्म फॉर लिविंग फ्लूइड सब्सटेंस प्रेजेंट इन द सेल, फ्लूइड substance present in the cell, है ना, प्रेजेंट इन द सेल, जो भी सेल के अंदर जो भी लिविंग फ्लूइड जो सब्सटेंस होते हैं, है ना, उसको क्या बोलते हैं, प्रोटोप्लाज्म कहते हैं। जो कौन से साइंटिस्ट दिए भाई, क्या नाम था इसका, जेई पुरकिंजे, इस चीज को नोट कर लीजिएगा, ठीक है ना। जो भी होगा प्रॉब्लम इसको देखेंगे, फिर आगे लेक्चर में देखेंगे हम लोग, ठीक है ना। और इसको वीडियो को शेयर करना ना भूलें, है ना, और जितना हो, है ना, लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि आने वाले जो वीडियो हो उसका नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच सके।